हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी क्लास ट्वेल्थ चैप्टर फर्स्ट। तो देखिए क्लास ट्वेल्थ चैप्टर वन जो हमारा है वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए व्हाट डज इट मीन बाय द इंडियन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए भारत की आज़ादी के समय पे जो 1947 में यदि हमारा जो भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पर जो हमारी अर्थव्यवस्था थी उसके जो हालत थी वो किस प्रकार से थी, कह सकते हैं उसकी जो सिचुएशन थी वो किस प्रकार से थी, हम वो इस क्लास जो चैप्टर वन है उसमें हम पढ़ेंगे। तो देखिए जो वीडियो है मैं सिंगल एक में ही आपको नहीं बताऊंगा, इसमें जो वीडियोज़ हैं हमारी वो सेपरेट बनेंगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं हम चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। जो हमारे जो टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पे उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करते चलेंगे। हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं इन सबको हम कवर करेंगे अपनी सेपरेट सेपरेट वीडियोज़ में। देखिए अब ये है हमारा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ है इंडियन इकोनॉमी चैप्टर फर्स्ट, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत हेल्पफुल ये वीडियोज़ होने वाली हैं। अब फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय पे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसके फीचर्स क्या थे। देखिए यहाँ पे फीचर्स की बात हुई है तो फीचर्स का एक वर्ड्स आता है, यदि हम वर्ड्स के हिसाब से चलेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका डिफॉल्ट हो सकता है। कैसे? फीचर्स मतलब होता है उसकी विशेषता बताना। अब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम खुद जानते हैं कि भारत की आज़ादी के समय पे उसके फीचर्स मतलब कि उसमें कुछ विशेषता नहीं थी। विशेषता मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंसल्ट करने एक तरीके से, मतलब उसकी कमियों के बारे में बताना कि अर्थव्यवस्था में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें कमियां क्या थी कुछ कुल मिला करके, ठीक है ना। तो देखिए क्योंकि फीचर्स की बात आती है तो देखिए अब जैसे मैंने कहा कोई स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में फीचर्स क्या क्या है तो आप कहोगे इसमें कह सकते हैं हम वीडियो कॉलिंग हाई क्वालिटी है, ग्राफिक्स अच्छे हैं इसके, फुल एचडी प्लस डिस्प्ले, ये तो उसकी अच्छी बातें हो गई। बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कोई अच्छी बातें थी ही नहीं एक तरीके से इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें तो, ठीक है। तो देखिए एक एक करके यदि हम समझते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा स्टेगनेंट इकोनॉमी। देखिए स्टेगनेंट इकोनॉमी इस वर्ड्स का क्या मतलब है। स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब होता है रुकी हुई अर्थव्यवस्था, ठीक है, स्थगित अर्थव्यवस्था। रुकी हुई अर्थव्यवस्था मतलब कोई भी ग्रोथ नहीं हो रहा था। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी इज कंप्लीटली स्टेगनेंट, ठीक है। ये बिल्कुल ये कह सकते हैं विच शो द लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, इनकम में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा था, ठीक है। एक बार सटीक लैंग्वेज के हिसाब से हम पढ़ते हैं, देयर वॉज अ वेरी स्लो और इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री। उस टाइम क्या था कि जो बहुत स्लो कह सकते हैं और नो ग्रोथ भी कह सकते हैं, बिल्कुल ना के बराबर हमारी जो ग्रोथ थी वो हो रही थी। एज अ रिजल्ट स्टेगनेशन देयर वॉज एन अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ एंड सफरिंग ड्यू टू लेक ऑफ फूड। देखिए इसका रिजल्ट क्या निकला कि स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी। इसका जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा था वो आ रहा था, देखिए स्टेगनेशन, देयर वॉज अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो बेरोजगारी निकल के आ रही थी कि लोगों में वाइड स्प्रेड फैल चुका था बेरोजगारी का, लोगों की डेथ हो रही थी, और सफरिंग फ्रॉम ड्यू टू लेक ऑफ फूड्स, वो लोगों की देखिए मृत्यु भी हो रही थी। वो किससे हो रही थी? लेक ऑफ फूड, खाना सफिशिएंट लेवल पर नहीं था क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी और जो हमारे पास रिसोर्सेज थे वो कम थे। हम इंडियन इकोनॉमी में अपनी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो रिसोर्सेज थे हमारे पास वो कैसे थे, एक लिमिट में थे, ठीक है। तो बहुत से एरिया ऐसे भी थे जो सफ़र कर रहे थे किससे? लेक ऑफ फूड से, जिससे वेरियस टाइप्स के कह सकते हैं डिजीजेस, मेल न्यूट्रिशंस मतलब कुपोषण, ये सब जो डिसीज थे वो स्प्रेड हो रहे थे इस टाइम पे, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि उस टाइम पे 20th सेंचुरी वही चल रही थी, इस टाइम पे लेस देन 2% ग्रोथ इन पर कैपिटल इनकम, जो पर कैपिटल इनकम थी वो भी 2% से कम में ही क्या हो रही थी? ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। तो एक एपेडेमिक फिनोमिना था कह सकते हैं, वहाँ की सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी का मतलब हो जाता है पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। बैकवर्ड मतलब बहुत पिछड़े इलाके जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई है, तो ग्रोथ का मतलब है यहाँ पे पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था से है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या था, जो हमारी इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो भी पिछड़ी हुई थी, मतलब आगे नहीं था। वो कैसे नहीं था? इन इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड एंड पर कैपिटल इनकम। देखिए हम बैकवर्ड उसको कब कहेंगे, कुछ डाटा होना चाहिए हमारे पास, जैसे इट हैज़ वेरी लो पर कैपिटल इनकम। हमने पर कैपिटल इनकम से हिसाब से हमने पता किया है कि जो हमारी इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड रीजन से बिलोंग कर रही थी, कह रखा है ना। एंड पर कैपिटल इनकम वॉज वेरी लो, ठीक है, ये दे रखा है पर कैपिटल इनकम वॉज वेरी लो। ये पर कैपिटल इनकम का क्या मतलब होता है ये समझ लीजिए।
प्रति व्यक्ति आय मीन्स एक देश के एक अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं प्रति व्यक्ति मतलब हर एक व्यक्ति की जो इनकम है वो लगभग कितनी थी ऑन एवरेज इट वॉज जस्ट 230 रुपीज़। देख लीजिए आप, मात्र 230 रुपये थी 1947 से 1948 में, ठीक है ना। इस समय पर जो लोगों की पर कैपिटल इनकम थी वो कितनी थी 230। अब ऐसा रीजन क्या था, द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वॉज वेरी पुअर। ये रीजन भी एक था कि जो ज़्यादातर जो हमारी जो पॉपुलेशन थे वो कैसे थे, पुअर थे, विदाउट सफिशियंट ऑफ फूड क्लॉथ्स एंड शेल्टर्स, ठीक है ना, क्योंकि उनके पास रोटी कपड़ा मकान ये बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है ना। द वाइड स्प्रेड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं कि जो बेरोजगारी थी वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली हुई थी, ठीक है ना। तो इससे क्या हो रहा था, जो पॉवर्टी है वो भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आ गया हमारा बैकवर्ड इकोनॉमी। देन आते हैं हम एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, इसको बोल सकते हैं हम डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। इसमें क्या था, देखिए डाटा यदि हम निकाले विद 70% ऑफ पीपल्स एंगेज इन एग्रीकल्चर, 72 जो भी है जो आपका डाटा दे रखा है, तो कह सकते हैं नियरली 70% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज इन एग्रीकल्चर। जो एंगेज का मतलब होता है जुड़े हुए, तो देखिए लगभग देश के जो 70% लोग थे उस समय की बात हो रही है, अभी की नहीं, उस समय में 1947 से 1948 के बीच में लगभग 70% लोग ऐसे थे जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे, ठीक है ना। और वैसे भी हम लोग कहते हैं ना, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द आवर इकोनॉमी फॉर इंडियन। भारत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है क्या, एग्रीकल्चर को, ठीक है ना। इट कंट्रीब्यूट जीडीपी ओनली 50% प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन टू वर एक्सट्रीमली लो। अब ये देखिए पूरा जीडीपी है इसका 50% लोग तो लगभग उसी में जुड़े पड़े थे और 50% हम डिपेंड पड़ते, बट जो प्रोडक्शन हो रहा था वो एक्सट्रीमली लो हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा कम था। देखिए लैंड तो हमारे पास सफिशियंट था, भूमि तो थी हमारे पास सफिशियंट प्रोडक्शन करने के लिए क्रॉप को, बट जो उसमें जो प्रोडक्टिविटी हो रही थी वो बहुत लो, कह सकते हैं लो मात्रा में हो रही थी, लो क्वांटिटी में हो रही थी, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस था। देखिए जो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन बन सकता था और जो था हमारा स्ट्रॉन्ग जोन, हम उसी में उस टाइम पे क्या थे, बिल्कुल लो थे, ठीक है। अगला आता है हमारा इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का क्या मतलब है, ये बोल सकते हैं ब्लीक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। कैसे कि देखिए क्या है, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल के टाइम पर क्या हुआ था, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे हमारे वो एक अच्छा वर्क कर रहे थे और हम फेमस भी थे किसमें, हैंडीक्राफ्ट में। हैंडीक्राफ्ट मीन्स इन हिंदी यदि मैं बात करूँ तो हस्तकला, जो हाथ से जो डिजाइंस की जाती थी कपड़ों पर, और कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट के जो आर्टिकल्स होते थे सजावट के उनमें, तो ये हैंडीक्राफ्ट किया जाता था, ठीक है। उसको क्या ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज थी हमारी, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसएसआई, वो ऑलमोस्ट क्या हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे, खराब हो चुके थे, ठीक है ना। अब ऐसा क्या हुआ था, देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज नॉट डेवलप्ड, देयर वॉज अ लेक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रियल इन द कंट्री। देखिए था क्या, कुल मिलाकर यहाँ पे डाटा थोड़ा कम दे रखा है, बट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे उनको क्या कर दिया था, पूरा एक तरीके से नष्ट कर दिया गया था, ठीक है ना। और जो ग्रोथ था वो वहाँ पे वो क्या था, बल्क ऑफ कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट्स, जो कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट थी वो ज़्यादा थी वहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है ना, द लेक ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रियल इन द कंट्री। हमारे पास जो मशीन्स थी वो भी हैवी नहीं थी उस टाइम पर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस था वो भी था हमारे पास, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पर एडवांस नहीं थे, ठीक है ना। और जो दूसरी कंट्री थी वो टेक्नोलॉजी पे एडवांसमेंट थी, वो प्रोडक्शन जो भी करती थी वो उनका टेक्नोलॉजी बेस्ड वो था, एग्रीकल्चर था उनका, तो उससे क्या उनकी प्रोडक्टिविटी में एनहेंसमेंट आता था, इंक्रीजमेंट, और हमारा यही कारण था। और हमारा जो स्ट्रॉन्ग जोन था वो था हमारा हैंडीक्राफ्ट और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको ब्रिटिश जो गवर्नमेंट था उसने ऑलरेडी क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। देखिए वाइड स्प्रेड पॉवर्टी का मतलब होता है एक बड़ी मात्रा में जो गरीबी थी वो फैल चुकी थी उस टाइम पे। द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, पीपल इन द कंट्री कुड नॉट इवन मीट देयर बेसिक नीड्स। हो क्या रहा था, जो देश के लोग थे वो अपनी बेसिक नीड्स को नहीं क्या कर रहे थे, अचीव कर पा रहे थे। कह रहे थे ना, यहाँ पे लिखा है कुड नॉट मीट देयर बेसिक नीड्स, अपनी जो बेसिक नीड थी उसको भी अचीव नहीं कर पा रहे थे, मीट नहीं कर पा रहे थे। बेसिक नीड्स क्या थी, देखिए हर एक व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स निकल के आते हैं वो होती हैं फूड शेल्टर एंड क्लॉथ, रोटी कपड़ा मकान। यदि इतना व्यक्ति को एक मिल जाए तो वो अपना कह सकते हैं जो लाइवलीहुड है उसको एक अच्छा जीवोपार्जन कर सकता है, अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड
कर सकता है यदि उसको टाइम पे खाना मिल जाए, रहने का मिल जाए और कपड़े मिल जाए। देखिए अब खाना, रहना और कपड़े ये फ्री में तो मिलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना भी पड़ेगा, तो उसको यहाँ पर एक कह सकते हैं जॉब भी एक चाहिए, ठीक है ना। जॉब मतलब कोई भी एक वर्किंग एक्टिविटी उसके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इलिटरेसी वर अदर इशू फेस्ड बाय देम। देखिए एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी, देखो गरीबी है, गरीबी कब है, गरीबी क्यों है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है भाई, बेरोजगार हैं तभी तो गरीब है। बेरोजगार नहीं होते तो वो काम करके अपना जो रिक्वायरमेंट थी, बेसिक नीड्स थी, उनको फुलफिलमेंट कर लेते, बट अनएम्प्लॉयमेंट थे। एंड इलिटरेसी, देखिए पढ़े लिखे भी नहीं थे। रीजन क्या था, उस टाइम पर स्कूल भी नहीं थे, एक तरीके से समझिए, स्कूल थे तो लोग क्या कर इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। और गवर्नमेंट स्कूल का, गवर्नमेंट जो कॉलेजेस स्कूल हैं वो तो आप अभी भी समझ सकते हैं उनकी जो कंडीशंस है वो किस प्रकार से है, ठीक है ना। तो इलिटरेसी रेट कुछ ज़्यादा था और जिसको लोग पर्टिकुलर फेस करते जा रहे थे। इलिटरेसी रेट ज़्यादा क्योंकि एक देश में यदि शिक्षित होगा उस व्यक्ति, किसी देश में यदि लिटरेसी रेट यदि हाई है तो वो देश पर्टिकुलर ग्रोथ करता ही चला जाता है, ठीक है ना। ये वाइड स्प्रेड पुअर्टी था। देन अगला आता है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का कहने का क्या मतलब था, इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर और एनर्जी वॉज अंडर डेवलप्ड। देखिए छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत इफेक्टिव लाइन है। कैसे, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब है जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ही समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है रोड हो गए, लाइट्स हो गई हमारी, ठीक है, और कह सकते ब्रिज हो गए। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के गवर्नमेंट के द्वारा ये जब जो सब चीज़ दिए जाते हैं उनको बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब वो क्या थी हमारे पास, पुअर थी, मीन्स ये कह सकते हैं गरीब नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब मतलब कि हमारे पास लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं उनको। पुअर का मतलब यहाँ पे वही दिखा बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे पास जो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, कैसे, कम्युनिकेशन की सुविधा थी हमारे पास, जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज थी वो ना के बराबर थी। ट्रांसपोर्ट में आप समझ सकते हैं रेलवे ही था जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, बस उसको भी लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पा रहे थे। पावर एनर्जी, ये तो अभी अभी डेवलपमेंट हुआ है पावर एंड एनर्जी में, अदरवाइज ये तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी सिचुएशन बनी पड़ी और अभी भी है। देखिए हम बहुत सी जगह पे यदि हम बात करें तो ऑलमोस्ट तो कवर हो चुका है पावर एंड एनर्जी, बट बहुत से देश, बहुत से राज्य, बहुत से एरिया कुछ ऐसे भी हैं आज भी वो अभी भी पिछड़े हुए हैं, अभी भी सफ़र कर रहे हैं इस पावर एंड एनर्जी के लिए, ठीक है ना। तो ये क्या था, एक अंडर डेवलपमेंट था, ठीक है, यहाँ पे अभी डेवलपमेंट हुआ नहीं था और आज भी गवर्नमेंट है इस पर वर्क कर रही है पर्टिकुलर। 7th पॉइंट लास्ट आता है मेजर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। देखिए ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए घातक सिद्ध हो गया था एक सिचुएशन, और आज भी लगभग यही है। हमारे इकोनॉमी का जो ग्रोथ नहीं हो पा रहा है उसका एक रीज़न हमारा मेन जो आता है वो आता है इम्पोर्ट के ऊपर। अभी देखिए एक बार लाइन से पढ़ते हैं फिर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस में क्या हुआ था, इन द कंट्रीज सेवरल कंज्यूमर गुड्स लाइक मेडिसिन वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द अब्रॉड। देखिए यहाँ तो शॉर्ट में बता रखा है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स थे, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स मीन्स मैंने बताया था कि आर दोज गुड्स विच डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्ट कंज्यूम कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मेडिसिन थे, ये सब हम क्या कर रहे थे, और देख बहुत सी चीज़ें जिसका हम इम्पोर्ट आज भी करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट ज़्यादा है देन कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट की। और आपको पता होगा जिस देश का इम्पोर्ट ज़्यादा होता, जिस देश का ये कह सकते हैं हम, एक तो होता है एक्सपोर्ट होता है हमारा और एक होता है हमारा इम्पोर्ट, ठीक है। यदि किसी देश का इम्पोर्ट ज़्यादा है तो वो इकोनॉमी एक तरीके से अभी ग्रो कर रही है, अभी डेवलप्ड हुई नहीं है, ठीक है। और उसको वेरियस टाइप्स के कह सकते हैं हम, जो क्या कह सकते हैं हम, जिसे कह सकते हैं जो इकोनॉमी है वो डेवलप्ड कंट्री के उसमें क्या कहते हैं टर्म में अभी नहीं आई है वो, ठीक है ना। क्योंकि किसी देश का जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, देखिए उसको डिनोट किया जाता है एक्स से, सॉरी, ठीक है ना, ये एक्स और एम से डिनोट किया जाता है, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इम्पोर्ट। तो यदि कोई देश अपने आप को डेवलप करना चाहती है और कर रही है अपने आप को, और कर कैसे सकती है, द मेन जो क्वेश्चन अराइज होकर के आता है, ठीक है, करना तो हर कोई चाहता है बट होगा कैसे, होगा ऐसे कि यदि हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा देते हैं, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इम्पोर्ट, तो एक देश है वो पर्टिकुलर ग्रो करने लग जाएगा। तो हमारे इंडिया भी इसी पर वर्क कर रहा है पर्टिकुलरली कि हम लोग कुल मिलाकर के एक्सपोर्ट ज़्यादा करें देन कंपेरिजन टू इम्पोर्ट के बारे में, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आगे हम अपनी जैसे जैसे टॉपिक्स में, जैसे जैसे टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर 1 में, वैसे वैसे हम वीडियोज़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।